साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह रावत। अभी उस दिन पार्क की बेंच पर एक पुरानी सी डायरी नजर आई तो उत्सुकतावश उठा ली। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद भी जब कोई दावेदार नहीं आया तो डायरी घर आ गई। दरअसल हर इंसान के मन में महिलाओं के वैनिटी बैग टटोलने और दूसरों की डायरी छिपकर पढ़ने की आदिम इच्छा होती ही है। डायरीकार ने डायरी में अपना पता ठिकाना लिखना ज़रूरी नहीं समझा, सिवाय अपने संक्षिप्त नाम के, J.S. बिष्ट, और शहर का नाम। शहर क्योंकि सभी कमोवेश एक ही होते हैं, इसलिए यहाँ लिखकर फ़ायदा ही क्या। होने को तो आदमी के नाम में भी ऐसा कौन सा शहद लगा है, फिर भी बता दिया। डायरी के अध्ययन से पता चला कि J.S. बिष्ट एक पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान है और रोजगार की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। इसी तलाश से उत्पन्न अनुभव इस डायरी में दर्ज है। इस 150 पेजी डायरी का कपड़ छान यहाँ प्रस्तुत है। कल 30 तारीख है, मैं क्या करूं? ठीक है, सुबह ट्यूशन पढ़ाकर मोटे पांडे को पकड़ूंगा। कई दिनों से गोली दे रहा है। जब जाओ हे करता हुआ दांत दिखलाएगा और अदालत की तरह फिर कभी आने को कहता है। बेटा, मंत्री जी से बात ही नहीं हो पाई। कहा, इस बीच पता नहीं क्यों फ़ोन नहीं मिल रहा। ऐसा करो तुम फला दिन आना। अबे भैंसे, मैंने कब कहा कि मुझे अपना दामाद बना ले? इतना बड़ा कारोबार है, तू चाहे क्या एक आदमी को नहीं खपा सकता? हमदर्दी सगे बाप से बढ़कर दिखाने की कोशिश करेगा। पिताजी भी कैसे कैसे लोगों से आशा रखते हैं, उन्हीं की वजह से इसकी शक्ल देखनी पड़ती है। न मिलो तो किचकिच। इस बार शीला ने ट्यूशन के पैसे नहीं दिए। कहती है कि दीदी की शादी है। कर ले भाई 100 रुपये में बहन की शादी। बल्कि कहे तो 100 का जुगाड़ और कर दूं। तू भी निपट ले। पढ़ने में मन तो तेरा मैं देखता नहीं, बस समय बिता रही है। मकसद तो तेरा भी ज़्यादातर लड़कियों की तरह एक अच्छा दूल्हा पा जाने का है। तुम लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, सिलाई कढ़ाई, सितार, कथक, मार्शल आर्ट की ब्लैक बेल्ट, सबका यही तो मकसद होता है। नहीं, शादी से ऐतराज नहीं। दुख इस बात का है कि तुम लड़कियां शादी के बाद स्वेटर बुनने और खाना बनाने के अलावा बाकी सब कलाएं भूल क्यों जाती हो। सी शेल ऑन द सी शोर। अख्तर साहब कहते हैं इसे पढ़ने से उच्चारण ठीक होता है। पर क्या हुआ, उन्होंने तो मुझे फेल कर दिया। कैजुअल आर्टिस्ट भी नहीं बन पाया आकाशवाणी में। डायरी में स्थानीय स्तर पर काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं और नेताओं और उनके दुमछल्लों के पते और फ़ोन नंबर भी लिखे हैं। कुछ पतों के आगे बच्चों की भाषा में जिसे कहते हैं कट्टम कट्टा का चिन्ह अंकित है। डायरीकार बिष्ट जी को या तो उस व्यक्ति या संस्था से कोई उम्मीद नहीं रह गई, या हो सकता है कि वह नेता पार्टी का झंडा ओढ़कर महायात्रा पर निकल गया हो। मिर्जा साला असल नेता है। अकर्मण्यता, बेशर्मी और अपने बाप तक को चूरन चटा देने की कला का एक अद्भुत संगम एक ही व्यक्ति में बिरले ही देखने में आता है। अपने इन्हीं गुणों से वह कभी निश्चित ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। 40 साल की उम्र में पालिका अध्यक्ष तो है ही, राह चलते मिलेगा तो यूं जाहिर करेगा जैसे मेरी सूरत में इसे अपना खोया हुआ बेटा मिल गया हो। कुछ इस तरह की बातें करेगा। बेटा, तुम सुबह 7 बजे घर आ सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। अकेले आना, 7 बजे पहुंचो तो पता चलेगा कि नेताजी सुबह 6 बजे ही राजधानी चले गए यकायक। चलो आज मियाँ का भी धोखा खत्म। पता चला नेताजी का तो काम ही यही है, अपने स्टाफ तक को उल्लू बना रखा है। सुनील ने बताया मिर्जा का तरीका। पिछले साल एक दिन बाजार में मिल गया, कंधे पर हाथ रखकर किनारे ले गया। बोला, सुनील मियाँ, तुम गरीब आदमी हो। मैं जानता हूँ कि इस छोटी सी तनख्वाह में तुम अपने भाई बहनों को कैसे पाल पढ़ा रहे हो, और शायद आर्थिक तंगी के कारण तुमने अभी तक शादी भी नहीं की। तुम पढ़े लिखे, काबिल और मेहनती आदमी हो। मैं तुम्हारे बारे में अक्सर सोचता हूँ कि जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ कर जाऊँ। ऑफिस में कंप्यूटर आने वाले हैं, तुम सीख लो झटपट। क्या समझे? बात लीक मत करना। स्टाफ में क्या चल रहा है जरा मुझे बताते रहा करो। करीब 6 महीने बाद खाए पिए में बात खुल गई। पता चला नेताजी ने यह बात अपने स्टाफ में सभी से कह रखी है। वाह रे मिर्जा, तेरी जय हो। डायरी में 700-800 रुपयों की देनदारी भी दर्ज है। उधार पान, सिगरेट और गुटखों जैसी चीज़ों का है। एक जगह साफ लिखा है, कल शाम शराब पी, 50-50 रुपया मिलौटी करके। मेरा हिस्सा पचौलिया ने दिया।
50 उसे लौटाने होंगे या ऐसी ही किसी महफिल में 100 देने पड़ेंगे। आज 3 साल हो गए कॉलेज से निकले, रोजगार की तलाश में घर वाले खिला तो रहे हैं फिलहाल, लेकिन कब तक? लत्ता कपड़ा और 100-50 रुपये भी कभी कभी जेब खर्च के नाम पर मिल जाता है। 400-500 रुपये के ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ, लेकिन एक स्थायी और संतोषजनक प्रबंध। अभी झक मारकर बूढ़ों के पास बैठना पड़े तो किस्से सुनने को मिलते हैं कि बेटा, अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा नहीं था, अब तो घोर कलयुग है। ठीक है बाबा, तुम्हारा युग बड़ा अच्छा था, तुम बैठे उसकी जुगाली करो, हमें अपना युग देखना है। वैसा तो अब अंग्रेजों के अपने देश ब्रिटेन में भी नहीं होता। डायरी में एक जगह प्रिय संबोधन के साथ पत्रनुमा कुछ लिखकर बुरी तरह काट दिया गया है। कहीं कहीं पर कुछ शब्द वाक्य आधे अधूरे ही समझ में आ पाते हैं। किस्मत, रोजगार, जमाना, भविष्य। फौजी है तो क्या हुआ, जैसा घरवाले कहते हैं, और यादों की धरोहर वगैरह। शायद प्रेम पत्र या उसका रफ ड्राफ्ट है। टोकते सब हैं कि क्या कर रहे हो, कब तक ऐसा चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कुछ सोचो। मदद करने कोई नहीं आता, रास्ता कोई नहीं बताता। पहले से परेशान आदमी को और परेशान करते हैं। खाली शुष्क बातों का क्या अचार डालूं? बातें चाहूं तो मैं भी तुमसे अच्छी कर सकता हूं। नफरत होने लगी है मुझे ऐसे लोगों से, खोखली बातों से। खोखली बातें, बर्फ के डले पर त्राटक करके जो चाहे खुद को दुर्वासा साबित कर ले। आज एक लतीफ़े नुमा कहावत सुनने को मिली कि जब आदमी का समय विपरीत चल रहा हो तो ऊँट की सवारी करते हुए भी कुत्ता काट लेता है। आज की ही बात है। चाय की दुकान पर दो बुजुर्ग भी बैठे थे मेरे पास ही। एक बूढ़ा दूसरे से पूछ रहा था कि आपका लड़का कहीं ढंग की जगह पर लगा या अभी भी वकालत ही कर रहा है। हंसी आती है नेताओं और नौकरशाहों के उन भाषणों पर और अखबारों के उन कॉलमों पर जो युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार बड़े ही मौलिक सुझाव देते हैं। चीड़ के पेड़ के छिलकों की कलाकृति बनाओ, उसी के पत्तों की सजावटी टोकरियां बुनो, भेड़ पालो, खरगोश पालो, बड़ी मुगोडी बनाओ, पापड़ बेलो। भैया मेरे, अगर यह सब धंधे इतने ही लाभकारी हैं तो खुद तुमने क्यों नहीं कर लिए? चलो माना कि जनता ने तुम्हें मजबूर कर दिया नेतृत्व करने के लिए, पर तुम्हारी औलादें, उन्हें क्यों भेजते हो इंग्लैंड अमेरिका तरह तरह के कोर्सेज करने के लिए? उन्हें लगा दो ना इन कामों में। मामा जी कहते हैं कि नौकरी के चक्कर में मत पड़ो। नौकरी क्या करनी, हम तो करके पछता रहे हैं, पराधीनी ठहरी। नौकरी मतलब 9 लोगों की खुशामद, 24 घंटे का नौकर। ठीक है कैप्टन साहब, तुम भी कहो, तुम्हारे भी मौलिक सुझावों का स्वागत है। तुम्हें चढ़ी है सरकारी शराब और मेरा मन भन्ना रहा है। तो यंग मैन, हम तो यही बोलेगा कि नौकरी में कुछ नहीं, पहले तो मिलेगी नहीं, अगर मिल गई तो तुम देखोगे कि मामा ठीक कह रहा था। लोन वोन लो, कुछ बिजनेस वगैरह देखो। बिजनेस वाली राय बड़ी लोकप्रिय है, राय देने वालों में इफरात में मिलती है। शहर में पधारे हकीमों और जोशियों के पर्चों की तरह। बिजनेस तो लगता है अब 2-3 ही बचे हैं फायदेमंद, शराब, चरस और व्यापार। किस चीज़ का करें और कैसे करें यह कोई नहीं बताता। कोई छोटी मोटी दुकान खोलो, ठीक है, माना 1 लाख का लोन ले लिया, अब इसमें 50-60 हज़ार रुपये दुकान की पगड़ी दे दीजिए और जो बचा उसमें बिजनेस कर लीजिए। चटाई बिछाओ और औंधे होकर दुकान पर लेट जाओ, या बैठकर भीख भी मांगी जा सकती है। लोगों का, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को न जाने क्यों यह गलतफहमी हो गई है कि मैं केवल सरकारी नौकरी चाहता हूँ। नहीं, सच कहता हूँ, काम चाहे घास छीलने का हो, कोई हर्ज नहीं, पर उससे इतना तो मिले कि जीवन सम्मानजनक ढंग से ही जी ले आदमी। वरना यह भी गप्पे मारने, समय बिताने जैसा ठहरा। बनर्जी साहब भी कमाल के आदमी हैं, महान हैं और भी बहुत कुछ है। बड़ी उम्मीद थी आपसे। कई लोगों ने राय दी कि आपसे मिल लूं एक बार। मैंने खुद भी सुना था काफ़ी आपके बारे में। हमारे इलाके में लगभग एक छत्र राज करने वाले अखबारों में कुछ न कुछ छपता रहता है। ये अखबार खबरों से पहले पाठकों तक पहुंचने का दावा करते हैं। मेरा एक मित्र कहता है कि अखबार खबरों से पहले कैसे पहुंच सकता है? क्या अखबारों में अफवाहें छपती हैं? हम उन एनजीओज में नहीं हैं। पृथ्वी सम्मेलन में मैंने कहा था इस बात को। अभी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर आ रहा हूँ। वहाँ इस बात को लेकर बोस्टन में मिस्टर स्मिथ से मेरी हल्की सी झड़प हो गई थी।
बनर्जी साहब, कभी घर में भी रह लिया कीजिए। आप खुद तो 20-25 हज़ार रुपये महीना वेतन नहीं मानदेय वसूलते हैं और मुझ जैसों से कहते हैं कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाइए। देखिए कितने पेड़ कट रहे हैं, कितनी गंदगी है, लोगों को पॉलीथीन के दुष्परिणामों के बारे में बताइए, दुकानदारों को भी समझाइए। पर्यावरण प्रदूषण, फिलहाल तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमारे पास है नहीं जिसमें आपके लिए कुछ होता, चक्कर लगाते रहिए। हाय तेरा सादगी में लिपटा कमीनापन, तो खुद विश्व भ्रमण कर और मैं अपने घर खाकर बाजार में दुकानदारों से मार खाऊं और लिफाफे बनाऊं। पिताजी कुछ नहीं कहते अमूमन, पर क्या वे सचमुच ही कुछ नहीं कहते? सब समझता हूँ, उनकी चुप्पी बोलने से ज्यादा चुभती है। और आज पिताजी ने अर्थपूर्ण ढंग से अपनी बात कह भी दी, एक सूचना रूप में कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। मोहन कहता है, हमारी पीढ़ी एक दुर्घटना का नतीजा है, वरना हमारी ऐसी कुकरगत नहीं होती। एक हिसाब से ठीक ही कहता है। एक और मित्र अपने अनुभव से कहता है कि मैंने तो यार नौकरी धंधे का विचार ही छोड़ दिया। 36 साल का हो गया हूँ, इस बुढ़ापे में भला अब किस काम का रहा। निर्लज्जता का जमाना है और यह युग धर्म है। हाउस हस्बैंड बनने के सिवाय अब मेरा कोई कैरियर नहीं है। मैंने इन दिनों सारा ध्यान 2 लड़कियों पर लगा रखा है, बस यही आखिरी उम्मीद है, वरना गीता पर टिप्पणी लिखने और योग ध्यान जैसा कुछ करूंगा। एक लड़की का बाप काफी अमीर है और बड़ा भाई हॉलैंड में है और दूसरी लड़की बीटीसी कर रही है, मतलब सरकारी नौकरी पक्की। वैसे तुम्हारी तो अभी उम्र है, लगे रहो, कौन जाने दुर्घटनावश नौकरी मिल ही जाए और इंटरव्यू के बहाने थोड़ा देशाटन भी हो जाता है। बाप के पैसों से लगे रहो, एकदम इतना निराश होने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं और कितने दिन जवान रह पाऊंगा। आज माँ ने कुछ जेवर दिखाए कि तेरी दुल्हन के लिए रखे हैं। कभी एक महिला को कहते सुना था कि सोना बहुत दिनों तक इस्तेमाल न हो तो रखे रखे उड़ने लगता है। बाजार में जो सोना मिलता है उसके बारे में तो पता नहीं, पर मैं अपने भीतर का सोना, जिसे आशा, उमंग और आत्मविश्वास कहते हैं, तेजी से उड़ता हुआ महसूस करने लगा हूँ। नमस्कार।